अध्याय 5। रात के खाने के बाद मैं बैठक कक्ष की निष्क्रिय चिमनी के पास सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप चालू कर दिया। क्लेयरमोंट जैसी क्षमता वाला वैज्ञानिक एक कीमिया की पांडुलिपि क्यों देखना चाहेगा, भले ही वो किसी जादू के प्रभाव में हो, इतना कि वह पूरे दिन बोडलियन में एक चुड़ैल के सामने बैठकर मॉर्फोजेनेसिस पर पुराने नोट्स पढ़ता रहे। उसका बिजनेस कार्ड मेरे बैग की एक जेब में रखा हुआ था। मैंने उसे निकाला और स्क्रीन के सामने टिका दिया। इंटरनेट पर एक हत्या के रहस्य से संबंधित असंबंधित लिंक और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों से आने वाले अपरिहार्य हिट्स के नीचे जीवन वृत्तांत संबंधी कुछ सूची आशाजनक दिख रही थी। उनके संकाय का वेब पेज, एक विकिपीडिया लेख तथा रॉयल सोसाइटी के वर्तमान फेलो के लिंक। मैंने फैकल्टी के वेब पेज पर क्लिक किया और नाक भान सिकुड़ी। मैथ्यू क्लेयरमोंट उन फैकल्टी सदस्यों में से एक थे जो नेट पर कोई भी जानकारी पोस्ट करना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि अकादमिक जानकारी भी। येल की वेबसाइट पर एक आगंतुक को फैकल्टी के लगभग हर सदस्य के लिए संपर्क जानकारी और एक पूरा जीवन परिचय मिल सकता था। ऑक्सफोर्ड में गोपनीयता के प्रति स्पष्ट रूप से एक अलग दृष्टिकोण था। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ एक पिशाच पढ़ाया जाता था। अस्पताल में क्लेयरमोंट के लिए कोई हित नहीं था, हालांकि संबद्धता उनके कार्ड पर थी। मैंने खोज बॉक्स में जॉन रेडिक्लिफ न्यूरोसाइंसेस टाइप किया और विभाग की सेवाओं का अवलोकन किया। हालांकि किसी चिकित्सक का एक भी संदर्भ नहीं था, केवल शोधहितों की एक लंबी सूची थी। शब्दों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से क्लिक करने पर मैंने अंततः उन्हें फ्रंटल लोब को समर्पित एक पृष्ठ पर पाया, हालांकि कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं थी। विकिपीडिया लेख से कोई मदद नहीं मिली और रॉयल सोसाइटी की साइट भी इससे बेहतर नहीं थी। मुख्य पृष्ठों पर जो भी उपयोगी संकेत दिए गए थे, वे पासवर्ड के पीछे छिपे थे। मुझे यह अनुमान लगाने में कोई भाग्य नहीं था कि क्लेयरमोंट का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड क्या हो सकता है, और मेरे छठे गलत अनुमान के बाद मुझे किसी भी चीज़ तक पहुंच से मना कर दिया गया। निराश होकर मैंने वैज्ञानिक पत्रिकाओं के सर्च इंजन में पिशाच का नाम डाला। हाँ, मैं संतुष्ट होकर बैठ गया। मैथ्यू क्लेयरमोंट की इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मौजूदगी नहीं थी, लेकिन वे निश्चित रूप से विद्वत्तापूर्ण साहित्य में सक्रिय थे। तिथि के अनुसार परिणामों को छांटने के लिए एक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद मुझे उनके बौद्धिक इतिहास का एक स्नैपशॉट प्रदान किया गया। मेरी जीत की शुरुआती भावना फीकी पड़ गई। उनके पास एक भी बौद्धिक इतिहास नहीं था, उनके पास 4 थे। सबसे पहले मस्तिष्क से शुरुआत हुई। इसमें से बहुत कुछ मेरे समझ से परे था, लेकिन ऐसा लगता है कि क्लेयरमोंट ने मस्तिष्क के ललाट लोब द्वारा इच्छाओं और लालसाओं को संसाधित करने के तरीके का अध्ययन करके एक ही समय में वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रतिष्ठा बना ली थी। उन्होंने तंत्रिका तंत्र की भूमिका से संबंधित कई बड़ी सफलताएं हासिल की थीं। विलंबित संतुष्टि प्रतिक्रियाओं में तंत्र की भूमिका होती है, जिनमें से सभी में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शामिल होता है। मैंने एक शारीरिक आरेख देखने के लिए एक नई ब्राउज़र विंडो खोली और पता लगाया कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा समस्या में था। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि सभी विद्वत्ता एक छुपी हुई आत्मकथा है। मेरी धड़कनें बढ़ गईं। ये देखते हुए कि क्लेयरमोंट एक पिशाच था, मुझे ईमानदारी से उम्मीद थी कि विलंबित संतुष्टि कुछ ऐसी चीज़ थी जिसमें वह अच्छा था। मेरे अगले कुछ क्लिकों से पता चला कि क्लेयरमोंट का काम आश्चर्यजनक रूप से मस्तिष्क से हटकर भेड़ियों की ओर मुड़ गया, सटीक रूप से कहें तो नॉर्वेजियन भेड़ियों की ओर। अपने शोध के दौरान उन्होंने स्कैंडिनेवियाई रातों में काफ़ी समय बिताया होगा, जो पिशाच के लिए कोई समस्या नहीं थी, उनके शरीर के तापमान और अंधेरे में देखने की क्षमता को देखते हुए। मैंने उन्हें बर्फ में नोटपैड के साथ पाका और मैले कपड़ों में कल्पना करने की कोशिश की और असफल रहा। उसके बाद रक्त का पहला संदर्भ सामने आया। जब पिशाच नॉर्वे में भेड़ियों के साथ था, तो उसने परिवार समूहों और वंशानुक्रम पैटर्न का पता लगाने के लिए उनके रक्त का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। क्लेयरमोंट ने नॉर्वेजियन भेड़ियों के बीच 4 कुलों को अलग कर दिया था, जिनमें से 3 स्वदेशी थे। चौथे का पता उसने स्वीडन या फिनलैंड से नॉर्वे में आए भेड़िए से लगाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि झुंडों में आश्चर्यजनक रूप से संभोग होता था, जिससे आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता था जिसने प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया।
अब वे मनुष्यों के साथ साथ अन्य जानवरों की प्रजातियों में भी वंशानुगत लक्षणों का पता लगा रहे थे। उनके कई हालिया प्रकाशन ऊतक के नमूनों को रंगने की तकनीकी विधियों और विशेष रूप से पुराने और नाजुक डीएनए को संभालने की प्रक्रियाओं से संबंधित थे। मैंने अपने बालों को मुट्ठी में पकड़ा और हल्का दबाव डाला। उम्मीद है कि दबाव से रक्त संचार बढ़ेगा और मेरे थके हुए सिनेप्स फिर से सक्रिय हो जाएंगे। यह कोई मतलब नहीं था। कोई भी वैज्ञानिक इतने सारे अलग अलग उप विषयों में इतना काम नहीं कर सकता। अकेले कौशल हासिल करने में एक इंसान के जीवनकाल से ज्यादा समय लगेगा, यानी एक पिशाच शायद ऐसा कर सकता है अगर वह दशकों से इस तरह की समस्याओं पर काम कर रहा हो। उस 30 वर्षीय चेहरे के पीछे मैथ्यू क्लेयरमोंट की उम्र कितनी थी? मैं उठा और एक ताज़ा कप चाय बनाई। एक हाथ में मग लेकर मैं अपने बैग में हाथ डाल रहा था, तभी मुझे अपना मोबाइल मिला और मैंने अंगूठे से एक नंबर डाला। वैज्ञानिकों के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके पास हमेशा अपना फ़ोन रहता था। वे दूसरी घंटी बजने पर भी फ़ोन उठा लेते थे। क्रिस्टोफर रॉबर्ट्स। क्रिस, मैं डायना बिशप हूँ। डायनाल। क्रिस की आवाज़ गर्मजोशी से भरी थी और पृष्ठभूमि में संगीत बज रहा था। सुना है कि आपने अपनी किताब के लिए एक और पुरस्कार जीता है। बधाई हो। धन्यवाद, मैंने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। मुझे नहीं। इस बारे में बात करते हुए, शोध कैसा चल रहा है? क्या आपने अपना मुख्य भाषण लिखना समाप्त कर लिया है? कहीं भी नहीं, मैंने कहा। मुझे यही करना चाहिए, इंटीमेट पर पिशाचों का पीछा नहीं करना चाहिए। सुनो, प्रयोगशाला में तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? जरूर, उसने किसी को आवाज़ कम करने के लिए कहा। आवाज़ उसी स्तर पर रही। रुको, कुछ धीमी आवाज़ें आई, फिर शांति छा गई। ये बेहतर है, उसने शर्मिंदगी से कहा। सेमेस्टर की शुरुआत में नए बच्चे काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। स्नातक छात्र हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, क्रिस। मुझे नई कक्षाओं और नए छात्रों की भीड़ को याद करने की एक छोटी सी पीड़ा महसूस हुई। तुम्हें तो पता है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? क्रिस और मैंने एक ही साल में येल में अपने संकाय पद ग्रहण किए थे और उसे भी स्थायी नियुक्ति नहीं मिलनी थी। उसने मुझसे 1 साल पहले ही यह पद प्राप्त कर लिया था और आणविक जीवविज्ञानी के रूप में अपने शानदार काम के लिए मैकार्थर फेलोशिप भी प्राप्त की थी। जब मैंने उसे कॉल करके पूछा कि एक कीमियागर एलिम्बिक में गर्म किए गए 2 पदार्थों को पेड़ की तरह बढ़ती शाखाओं के रूप में क्यों वर्णित कर सकता है, तो उसने एक अलग थलग जीनियस की तरह व्यवहार नहीं किया। रसायन विज्ञान विभाग में किसी और ने मेरी मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन क्रिस ने प्रयोग को फिर से बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए 2 पीएचडी छात्रों को भेजा, फिर जोर देकर कहा कि मैं सीधे प्रयोगशाला में आऊं। हमने एक कांच के बीकर की दीवारों के माध्यम से देखा था कि कैसे एक ग्रे कीचड़ का ढेर सैकड़ों शाखाओं वाले लाल पेड़ में एक शानदार विकास से गुजर रहा था। हम तब से दोस्त हैं। मैंने गहरी सांस ली। मैं उस दिन किसी से मिला था, क्रिस ने खुशी से कहा। वो मुझे उन लोगों से मिलवाता रहा था जिनसे वह सालों से जिम में मिलता था। कोई रोमांस नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। वह एक वैज्ञानिक है। एक शानदार वैज्ञानिक ही वह चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको एक चुनौती और एक जीवन की ज़रूरत है। देखो कौन बात कर रहा है। कल तुम प्रयोगशाला से कितने बजे निकले थे? इसके अलावा, मेरे जीवन में पहले से ही एक खूबसूरत वैज्ञानिक है, मैंने मजाक में कहा। विषय नहीं बदल रहा। ऑक्सफोर्ड एक बहुत छोटा शहर है, मैं उनसे बार बार मिलूंगा। और लगता है कि वे यहाँ बहुत बड़े नाम हैं। मैंने सोचा, पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सच है। मैंने उनके काम को देखा है और कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ एक साथ फिट नहीं बैठता है। मुझे बताओ कि वह खगोल भौतिकीविद नहीं है, क्रिस ने कहा। तुम्हें पता है कि मैं भौतिकी में कमज़ोर हूँ। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते हैं। हाँ, उसने तुरंत कहा। लेकिन मेरी प्रतिभा कार्ड गेम या भौतिकी तक सीमित नहीं है। कृपया नाम बताओ। क्रिस ने धैर्य रखने की कोशिश की, लेकिन किसी का दिमाग उसके लिए उतनी तेजी से नहीं चल रहा था। मैथ्यू क्लेयरमोंट।
उसका नाम मेरे गले में अटक गया, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात लौंग की खुशबू अटकी थी। क्रिस ने सीटी बजाई। मायावी, एकांतप्रिय प्रोफेसर क्लेयरमोंट। मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। तुमने क्या किया? अपनी इन आंखों से उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। चूंकि क्रिस को नहीं पता था कि मैं एक चुड़ैल हूँ, इसलिए जादू शब्द का उसका इस्तेमाल पूरी तरह से आकस्मिक था। वह बॉयल पर मेरे काम की प्रशंसा करता है। ठीक है, क्रिस ने उपहास किया। तुमने उन पागल नीले और सुनहरे सितारों को उस पर फेंक दिया और वह बॉयल के नियम के बारे में सोच रहा था। वह एक वैज्ञानिक है, डायना, कोई साधु नहीं, और संयोग से वह एक बड़ी बात है। सचमुच, मैंने धीमे स्वर में कहा। सच में, वह एक विलक्षण व्यक्ति था, बिल्कुल आपकी तरह, और उसने तब प्रकाशन शुरू किया जब वह अभी भी स्नातक छात्र था। अच्छी सामग्री, बेकार काम नहीं। अगर आप अपने करियर के दौरान ऐसा करने में कामयाब रहे तो आपको अपना नाम पाकर खुशी होगी। मैंने अपने नोट्स स्कैन किए, पीले रंग के कानूनी पैड पर खरोंच कर लिखा। ये तंत्रिका तंत्र और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का उनका अध्ययन था। तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, उन्होंने स्वीकृति देते हुए कहा। मैंने क्लेयरमोंट के शुरुआती काम को ज्यादा नहीं पढ़ा। उनकी रसायन विज्ञान में मेरी दिलचस्पी है, लेकिन भेड़ियों पर उनके प्रकाशनों ने काफी उत्साह पैदा किया। ऐसा कैसे? उसके पास अद्भुत सहज ज्ञान था। भेड़िए रहने के लिए कुछ खास जगहें क्यों चुनते हैं, वे कैसे सामाजिक समूह बनाते हैं, वे कैसे संभोग करते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वह भी एक भेड़िया है। शायद वह है। मैंने अपनी आवाज को हल्का रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह में कुछ कड़वा और ईर्ष्यापूर्ण भाव पनप गया और यह कठोर रूप से बाहर आ गया। मैथ्यू क्लेयरमोंट को अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अलौकिक क्षमताओं और खून की प्यास का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं थी। अगर पिशाच शुक्रवार की रात को एशमोल 782 के बारे में निर्णय ले रहा होता, तो वह पांडुलिपि के चित्रों को छूता। मुझे इस बात का यकीन था। अगर वह भेड़िया होता तो उसके काम की गुणवत्ता को समझाना आसान होता। क्रिस ने धैर्यपूर्वक कहा, मेरी आवाज को अनदेखा करते हुए। चूंकि वह भेड़िया नहीं है, इसलिए आपको बस ये स्वीकार करना होगा कि वह बहुत अच्छा है। उसके निष्कर्षों को प्रकाशित करने के बाद उसे रॉयल सोसाइटी के लिए चुना गया था। लोग उसे अगला एटनबरो कह रहे थे। उसके बाद वो कुछ समय के लिए नजरों से ओझल हो गया। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने ऐसा किया होगा। फिर वह फिर से उभर आया, विकास और रसायन शास्त्र की पढ़ाई करने लगा। हाँ, लेकिन विकास में उनकी रुचि भेड़ियों से स्वाभाविक रूप से विकसित हुई थी। तो उनकी केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो आपको दिलचस्प लगता है? क्रिस की आवाज में अनिश्चितता थी। ठीक है, वो एक वैज्ञानिक की तरह व्यवहार कर रहा है जब वो कोई बड़ी खोज करता है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने भौहें सिकोड़ी। हम बेचैन और अजीब हो जाते हैं। हम अपनी प्रयोगशालाओं में छिप जाते हैं और सम्मेलनों में नहीं जाते, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हम कुछ कह न दें और किसी और को सफलता पाने में मदद न कर दें। तुम भेड़ियों की तरह व्यवहार करते हो। अब मुझे भेड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। क्रिस ने जिस अधिकारपूर्ण, संरक्षित व्यवहार का वर्णन किया, वह नॉर्वेजियन भेड़िए के लिए बिल्कुल सही था। बिल्कुल, क्रिस हंसा। उसने किसी को काटा नहीं है या चांद पर चिल्लाते हुए नहीं पकड़ा गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैंने धीरे से कहा। क्या क्लेयरमोंट हमेशा से ही इतना एकांतप्रिय रहा है? मैं पूछने के लिए गलत व्यक्ति हूँ, क्रिस ने स्वीकार किया। उसके पास मेडिकल की डिग्री है और उसने रोगियों को देखा होगा, हालांकि उसे कभी भी चिकित्सक के रूप में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली। और भेड़िए उसे पसंद करते थे, लेकिन पिछले 3 सालों में वह किसी भी स्पष्ट सम्मेलन में नहीं गया है। उसने रुककर कहा, 1 मिनट रुको, हालांकि कुछ साल पहले कुछ हुआ था। क्या? उन्होंने एक पेपर दिया, मुझे विवरण याद नहीं है, और एक महिला ने उनसे एक प्रश्न पूछा। यह एक स्मार्ट प्रश्न था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। वह लगातार ऐसा करता रहा। वह चिढ़ गया और फिर गुस्सा हो गया। वहां मौजूद एक दोस्त ने बताया कि उसने कभी किसी को इतनी जल्दी विनम्र से उग्र होते नहीं देखा। मैं पहले से ही टाइप कर रहा था, विवाद के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड है न। ऑनलाइन हंगामे का कोई संकेत नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। रसायनज्ञ अपनी गंदी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं बताते। ये हम सभी को दुख पहुंचाता है। हम नहीं चाहते कि नौकरशाह हमें अहंकारी समझें। हम ये काम भौतिकविदों पर छोड़ देते हैं। क्या क्लेयरमोंट को अनुदान मिलता है? ओह हाँ, उसे भरपूर धन मिला है। प्रोफेसर क्लेमोंट के करियर के बारे में चिंता मत करो। हो सकता है कि महिलाओं के प्रति घृणा रखने के लिए उसकी प्रतिष्ठा हो, लेकिन इससे पैसे खत्म नहीं हुए हैं। उसका काम इतना अच्छा है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप कभी उनसे मिले हैं? मैंने पूछा, ताकि क्रिस से क्लेयरमोंट के चरित्र के बारे में राय जान सकूं। नहीं, शायद आपको कुछ दर्जन से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे जो दावा कर सके कि उन्होंने ऐसा किया है। वह पढ़ाते नहीं हैं। ऐसी कई कहानियां हैं, हालांकि उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। वह बौद्धिक रूप से घमंडी हैं। वह अपने मेल का जवाब नहीं देते। वह शोध छात्रों को नहीं लेते। ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हैं कि यह सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, क्रिस ने विचारपूर्वक कहा। मैं बस ये निश्चित नहीं हूं कि इससे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि वो विकास के रहस्यों को उजागर करने वाला या पार्किंसंस रोग का इलाज करने वाला व्यक्ति हो। आपने उन्हें साल्क और डार्विन का मिश्रण बताया है। वास्तव में यह कोई बुरी उपमा नहीं है। वह इतना अच्छा है। मैंने क्लेयरमोंट के बारे में सोचा, जो नीधम के शोधपत्रों का गहन एकाग्रता से अध्ययन कर रहा था, और मुझे संदेह हुआ कि वह अच्छा होने के साथ साथ उससे भी बेहतर होगा। हाँ, क्रिस ने अपनी आवाज़ धीमी कर दी। अगर मैं शर्त लगाने वाला आदमी होता, तो मैं $100 लगाता कि वह मरने से पहले नोबेल जीत लेगा। क्रिस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैथ्यू क्लेयरमोंट एक पिशाच था। कोई नोबेल नहीं होगा, पिशाच उसकी गुमनामी को बनाए रखने के लिए इस बात का ध्यान रखेगा। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की तस्वीरें ली जाती हैं। यह एक शर्त है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हें बचत करनी शुरू कर देनी चाहिए, डायना, क्योंकि तुम यह मैच हारने वाली हो। क्रिस ने हंसते हुए कहा। वो हमारी आखिरी शर्त हार गया था। मैंने उससे $50 की शर्त लगाई थी कि वो मुझसे पहले ही स्थायी हो जाएगा। उसका पैसा उसी फ्रेम में लगा हुआ था जिसमें उसकी तस्वीर थी, जिसे मैकार्थर फाउंडेशन ने सुबह बुलाया था। इसमें क्रिस अपने हल्के काले बालों पर हाथ फेर रहा था। उसके काले चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। उसका स्थायी होना 9 महीने बाद हुआ था। धन्यवाद क्रिस, आपने बहुत मदद की है, मैंने ईमानदारी से कहा। आपको बच्चों के पास वापस जाना चाहिए। उन्होंने शायद अब तक कुछ उड़ा दिया होगा। हाँ, मुझे उनकी जांच करनी चाहिए। आग के अलार्म नहीं बजे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। वह हिचकिचाया। सच बताए, डायना, अगर आप कॉकटेल पार्टी में मैथ्यू क्लेयरमोंट को देखते हैं तो आपको गलत बात कहने की चिंता नहीं है। जब आप किसी शोध समस्या पर काम कर रहे होते हैं तो आप इसी तरह व्यवहार करते हैं। उसमें ऐसा क्या है जिसने आपकी कल्पना को आकर्षित किया है? कभी कभी क्रिस को लगता था कि मैं अलग हूँ, लेकिन उसे सच बताने का कोई तरीका नहीं था। मुझे स्मार्ट पुरुषों के प्रति कमजोरी है। उसने आह भरी। ठीक है, मुझे मत बताओ। तुम एक बहुत ही बुरे आदमी हो, तुम्हें पता है। लेकिन सावधान रहना, अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तो मुझे उसकी पिटाई करनी पड़ेगी, और यह मेरे लिए एक व्यस्त सेमेस्टर है। मैथ्यू क्लेयरमोंट मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, लिंस ने जोर देकर कहा। वो एक सहकर्मी हैं जिनकी पढ़ने में व्यापक रुचि है, बस इतना ही। इतने होशियार आदमी के लिए तुम सच में बेवकूफ़ हो। मैं तुमसे $10 की शर्त लगाता हूँ कि वह सप्ताह खत्म होने से पहले ही तुम्हें बाहर चलने के लिए कहेगा। हंसे। क्या तुम कभी सीखोगे? $10, या जब मैं जीत जाऊंगा तो ब्रिटिश स्टर्लिंग में बराबर। हमने अलविदा कहा। मैं अभी भी मैथ्यू क्लेयरमोंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मुझे उन सवालों का बेहतर अंदाज़ा था जो बचे हुए थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये था कि विकास में एक बड़ी सफलता पर काम करने वाला कोई व्यक्ति 17वीं सदी की कीमिया में क्यों दिलचस्पी रखेगा। मैं इंटरनेट पर तब तक सर्फिंग करता रहा जब तक मेरी आंखें थक नहीं गईं। जब घड़ी ने आधी रात बजाई तो मैं भेड़ियों और आनुवंशिकी पर नोट से घिरा हुआ था,
लेकिन मैथ्यू क्लेयरमोंट की एशमो 782 में रुचि के रहस्य को उजागर करने के करीब नहीं था।